5-7 साल का होऊंगा, तो मैं रज़ाइयों के ऊपर खड़ा होके माइक पकड़ के और सामने अपनी सिस्टर्स को बिठा के कह रहा हूँ कि आप जजेस हो, आप मुझे एक एक सिंगर का नाम लो और मैं उसका गाना गाता हूँ। मुझे बड़ा शौक था, वाह। बड़ा क्रेज था कि मैं इस तरह कभी जाऊँ। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जा लूट जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा दिन रहने करूं ना ही चैन करूं। जो इंडिया में पहला गाना गाया, दैट वाज ओरिजिनली संग बाय राहत फतेह अली खान साहब। बड़ा लक फैक्टर है राहत हाँ भाई। हाँ, वो मेरा लकी चार्म है, देयर इज नो डाउट इन इट। और जो मैंने पाकिस्तान आइडल में पहला गाना गाया वो भी राहत भाई का। आशा जी से मुलाकात होना इतनी छोटी एज में, लेजेंडरी म्यूजिशियन सिंगर, तो उनकी कोई कॉम्प्लीमेंट? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि रोहान पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये असल सिंगर है और ये बड़ा होके बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। जानवे बोल दे हाले दिल, आजा तेरे होठों से बात बात निकलूं मैं, हाय आजा तेरे सीने से बात बात निकलूं मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की लाहौर एडिशन का सिलसिला जारी है। जियो पॉडकास्ट वैसे तो हम कराची में शूट करते हैं, लेकिन लाहौर का एडिशन ये सिलसिला चल रहा है। कुछ लाहौर के बड़े प्यारे दोस्त, बड़े प्यारे ऐसे लोग जिनका इंटरव्यू करना बड़ा ज़रूरी है, जिनसे बात करना, जिनके साथ बैठना, गपशप करना और जो कहते हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ दोस्त होते हैं उनके लिए, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं उनके लिए लाहौर आना होता है और लाहौर आके ये सिलसिला जारी है। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं बड़े ही प्यारे सिंगर हैं, बड़े ही प्यारे म्यूजिशियन हैं। आज इनकी पहचान कहा जाए कि पाकिस्तान आइडल ने इनको एक बहुत बड़ी पहचान दी है, बड़ी प्यारी पहचान दी है। इसमें इनका आने जाने का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ द कंपटीशन है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, सावल मोर, मुहारा, खैर मंगदी और बहुत सी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंसेस जिसमें हमने बात करनी है। लेकिन इनका इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं रूहान अब्बास। बहुत शुक्रिया आपका रूहान। थैंक यू। इंट्रोडक्शन लंबा होना था, लेकिन मैं आपका असल इंट्रोडक्शन अब करवाऊंगा, और वो ये है कि बहुत लोग होंगे जो जानते होंगे उस दौर के, 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ जेनजीज जिनको हम कहते हैं आजकल की जनरेशन, उसको शायद याद ना हो। 2010 में एक रियलिटी शो इंडिया में आया था। उस दौर में रियलिटी शोज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था, आज भी है, लेकिन उस दौर में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था। 2010 में छोटे उस्ताद के नाम से एक रियलिटी शो शुरू हुआ, और ये लड़का रूहान अब्बास वहाँ ना सिर्फ जाता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, बल्कि जीत के आता है। और अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता थी तो ये बड़ी गलत बात है। यानी 2010 में छोटे उस्ताद जीत के आना। और एक और कॉमन बात, सोनू निगम और राहत फ़तेह अली खान उस वक्त जज थे। जी बिल्कुल। और फिर 2025-26 आता है और उस वक्त फिर राहत भाई आपके बिल्कुल जज होते हैं। तो इस पर तफसील से बात करेंगे। रूहान, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुबशिर भाई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र करम, आपकी दुआएं। और आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कैसा जा रहा है अब तक का सफ़र, म्यूज़िकल जर्नी कैसा जा रहा है? सर म्यूज़िकल जर्नी जो है गोइंग वेरी सुरीली, लाइक बहुत आला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है। शुरू से शुरू करते हैं जी। 2010, गुजरात का लड़का, और कैसी अपॉर्चुनिटी मिली? इंडिया उस वक्त गए, छोटे उस्ताद तक पहुंचना, फिर वहाँ जो एक्सपोजर मिलना, सोनू निगम, राहत फ़तेह अली खान, छोटे से थे आप, क्या एज थी आपकी? आई वाज 12 और 13।
12-13 साल का गुजरात का लड़का पहुंचा कैसे छोटे उस्ताद? एज़ यू ऑल नो कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे अब्बा उस्ताद फरमान अली जाफ़री साहब, उन्होंने म्यूज़िक में बहुत सारा काम कर रखा है। तो उन्हीं की वजह से मेरे एक मामू हैं, मतलब हमारी फैमिली में म्यूज़िक तो होता ही है, सभी म्यूज़िक करते हैं। तो कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में है। तो मुझे ऐसे ही एक कॉल आता है अब्बू जी के नंबर पे कि मामू वाजिद हैं मेरे, ही इज़ अ वेरी ग्रेट ढोलक प्लेयर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक ऑडिशंस हो रहे हैं लाहौर में, तो आप रोहान को भेजें। अब्बू ने कहा कि अच्छा, अब्बू ने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया ना। तो एक यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी ऐड करूँ, हमारे घर में जब हमारा घर बन रहा था, आई वॉज लाइक बहुत छोटा था मैं, 5-7 साल का होऊंगा। तो मैं रज़ाइयों के ऊपर खड़ा होके पुराना सा टूटा हुआ सलमान भाई का माइक पकड़ के और सामने अपनी सिस्टर्स को बिठा के कह रहा हूँ कि आप जजेस हो, आप मुझे एक एक सिंगर का नाम लो और मैं उसका गाना गाता हूँ। मुझे बड़ा शौक था, वाह। बड़ा क्रेज़ था कि मैं इस तरह कभी जाऊँ। तो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। तो मामू की कॉल आई एंड सून आफ्टर कॉल मैं और सलमान भाई, मेरे बड़े भाई सिंगर सलमान फरमान, हम दोनों ऑडिशन देने के लिए लाहौर पहुँचे। तो जनाब रश लगा हुआ वहाँ पर, बग्गा भाई के स्टूडियो में ये कंडक्ट हुए सारे ऑडिशंस। वहाँ पर हमने ऑडिशन दिया जिसमें मैंने 2 गाने गाए, एक शफ़क़त भाई का, शफ़क़त अमान अली भाई का, और एक था जावेद बशीर साहब का, कौन कौन से थे वो गाने? मितवा एंड सजन दे हाथ बां। ओए होए, उस उम्र में और इतना बड़ा रिस्क फिर। हाँ, तो वो गाने मैंने गाए। उन गानों के बाद तकरीबन 1 से डेढ़ माह का स्पैन गुजरा होगा। उसके बाद हमें कॉल आती है कराची से कि यू गॉट सेलेक्टेड, हमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ब्ला 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 ब्ला, और उसके बाद हम चले गए। और फिर वहाँ उस मंच पर पहुँचे जहाँ फिर जजेस थे राहत फ़तेह अली ख़ान, सोनू निगम। जी, उनका तब शायद आपको उस एज में अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन वो तब भी एक लेजेंड थे दोनों ही, वो ट्रूली आज भी लेजेंड है। ट्रूली। और फिर इनके सामने फिर आशा जी के साथ इंटरेक्शन, संजय दत्त के साथ आपकी मुलाकातें, महेश भट्ट, करीना कपूर, इमरान हाशमी, ऐसे बहुत से सिंगर्स और एक्टर्स और म्यूजिशियंस उस दौर में उनके साथ मिलने का एक्सपोजर हुआ। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? दैट वाज टू गुड। और एक छोटी सी बात ये भी है कि उस एज में ना मुबशिर भाई, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि आप क्या कर रहे हो, किस लेवल पे कर रहे हो, और क्या क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में ना, आपको अल्लाह ताला कितना ज़्यादा नवाज रहा है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अल्लाह ताला ने इतनी छोटी एज में मुझे इतने बड़े स्केल पे अपना आप पेश करने का मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन सब के और साथ। जब वो वहाँ पर जीतना, छोटे उस्ताद का टाइटल, और फिर पाकिस्तान आना, यकीनन उस दौर में आपका एक इस्तकबाल हुआ होगा। मुझे याद है उस वक्त जो परफॉर्मेंसेस थी आपकी, उसमें आपने हाले दिल गाया था, जी बिल्कुल सजदा गाया था, बिल्कुल। तो बड़ी वो खूबसूरत परफॉर्मेंसेस थी। जी जी, ये एक दो ऐसे गाने हैं कि आइडल के बाद, पाकिस्तान आइडल के बाद जो मैं शोज़ कर रहा हूँ, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे और मुझे वैसे भी मेरे इवेंट्स पे भी लोग फरमाइश करते हैं कि वो गाना सुना दे जो आपने इंडिया में गाया था, सजदा। वो गाना सुना दे जो आपने इंडिया में गाया था, हाले दिल। तो ये कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझसे इतने रिलेट करते हैं कि जितना इनसे कहूँ ना कि यार ये नहीं गाऊंगा, बहुत गा दिए, अब कुछ नया करते हैं। लोग कहते हैं नहीं भाईजान, हमें वो सुनाए पहले। तो मैं भी ये कहूँगा, नहीं भाईजान, पहले आप वो गाएं, आप हाले दिल हमें सुनाएं और सजदा भी सुनाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में आपकी जर्नी पे तो बात हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंसेस जिनकी अलग से रील्स निकलेंगी, अलग से म्यूज़िक के साथ। हाँ, ज़रूर ज़रूर। अभी हम फिर स्टार्ट करते हैं सजदा से, जो कि मेरा पहला गाना था इंडिया में जो मैंने परफॉर्म किया, संग बाय द लेजेंडरी उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब। क्या खूबसूरत गाया उन्होंने, क्या बात है। बहुत प्यारा, बहुत। और क्या खूबसूरत। और वो कुछ गाने होते हैं जो हमेशा आपके दिल में ज़िंदा रहते हैं। ये उनमें से रीसेंट पास्ट, पिछले 10-15 साल का ये खूबसूरत तरीन गानों में से एक। बहुत प्यारी मेलोडी है, नो डाउट। जनाब, रोम रोम तेरा नाम पुकारे
दिन रैन हमारे हमसे हम ही छिन गए हैं जब से देखे नैन तिहारे सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा दिन रहने करूं ना ही चैन करूं। कमाल यार, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you. खूबसूरत यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो चलें, पाकिस्तान आइडल पे तो हम आएंगे, लाजमी आएंगे, और उसने भी आपको बड़ी प्यारी पहचान दी। तो राहत भाई ने पहचाना फिर कि यार तुम तो वही लड़के हो जो 15 साल पहले? हाँ, मुझे जब मेरा ऑडिशन था और मैंने ऑडिशन के लिए भी यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शामिल करते हैं कि मैंने जो इंडिया में पहला गाना गाया दैट वाज ओरिजिनली संग बाय राहत फ़तेह अली खान साहब। बड़ा लक फैक्टर है राहत भाई। हाँ, वो मेरा लकी चार्म है, देयर इज़ नो डाउट इन इट। और जो मैंने पाकिस्तान आइडल में पहला गाना गाया वो भी राहत भाई का था। कौन सा गाया था? किसी रोज़ मिलो, अरे हमें शाम ढले, उनकी फर्स्ट एल्बम का सुपर हिट गाना है और मुझे बड़ा पसंद है। दैट वाज टू गुड। उनकी क्या कंपोजिशन बनाई है और राहत साहब की अपनी कंपोजिशन है ये। तो मेरा वो लकी चार्म है। तो मैं जैसे ही जाके खड़ा हुआ तो ज़ेब बंगश जो हैं हमारी बड़ी प्यारी जज हैं, बड़ी सी स्वीट हैं, तो उन्होंने जो फर्स्टली मुझसे क्वेश्चन किया वो ये था कि आप 15 साल पहले 12 साल पहले तो आप यहाँ से कर चुके हैं यहाँ सारा कुछ, तो आप यहाँ पे कैसे फिर से दोबारा से? तो वो काफ़ी रील भी वायरल हुआ वो जो क्लिप था। तो मैंने उसमें जवाब ये दिया कि ये मेरे पाकिस्तान का शो है और मैंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अभी 15 साल हो गए हैं इस बात को। तो अब मैं एक जवान जो एक मेल वोकल वॉइस है मेरा, वो ऑडियंस ने सुना नहीं है। तो मैं अपने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये सबको बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ टैलेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जहाँ भी बात होती है ना तो वहाँ पे पाकिस्तानी टैलेंट की बहुत बात होती है, प्लेटफॉर्म की हमेशा हमें कमी रही है। तो फिर मैंने कहा कि जी हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है, सो व्हाई नॉट कि मैं ट्राई क्यों ना करूं अपने पाकिस्तान आइडल में, अपने पाकिस्तान में। बिल्कुल, और ये बड़ा आपकी खूबसूरत बात और बड़ी ये वो विजन है कि पाकिस्तान को आपने तब भी रिप्रेजेंट किया था, आज आप पाकिस्तान के रियलिटी शो का भी हिस्सा रहे। 12 साल की उम्र में 2010 में छोटे उस्ताद जीतना, और उसके बाद ऑब्वियसली जब बच्चा छोटा होता है उसके वोकल कॉर्ड्स डिफरेंट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप बड़े हो रहे होते हो, आपकी वोकल चेंज हो रही होती है, वोकल कॉर्ड्स। कहीं ऐसा तो रीज़न नहीं हुआ कि फिर एक ब्रेक आ गई, आपको लोगों ने उस आवाज़ में पसंद किया हुआ था, उसके बाद फिर एक चेंज आई आवाज़ में, तो वो फिर 15 साल का एक गैप लिया, या कोई और रीज़न थी जिसकी वजह से आप म्यूज़िक से या दूर हो गए या पढ़ाई पे फोकस कर लिया? एक दो रीजंस थे। एक तो हम एक घराने से आते हैं और हमने चाहा ही नहीं कि हम उस वोकल को मार्केट में सुनाएं, जो एक मतलब एक बना हुआ वोकल होता है, उसको अगर आप ख़राब कर दें, एक पेंटिंग आप बनाते हैं, उस पर आप ऐसे कलर बना के पूरा उसको एग्जीक्यूशन के साथ उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, बड़ी प्यारी, उस पर आप
कोई और कलर गिरा देते हैं तो वो ख़राब हो जाएगा ना। तो वो ख़राब प्रेजेंटेशन हम चाह नहीं रहे थे ऑडियंस में, तो इसलिए भी ब्रेक दिया। और फिर उस दौरान मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ। मेरे वालिद मरहूम उस्ताद फरमान अली जाफ़री साहब का इंतकाल हुआ, आपको जन्नतुल फिरदौस जिनके सीने पे लेट के मैंने म्यूज़िक शुरू किया, म्यूज़िक सीखा। और उनके इंतकाल के बाद फिर मेरा दिल भी नहीं चाहा कि मैं म्यूज़िक करूं, और मैंने कुछ साल म्यूज़िक नहीं किया, 2-4 साल मैंने नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं गाया ही नहीं। फिर मैंने अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट किया, क्योंकि हमारी फैमिली में इस चीज़ का बड़ा ज़ोर है कि ना सिर्फ आप म्यूज़िक करें, पढ़ाई को भी साथ रखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो फिर हमने पढ़ाई की, और उसके बाद मैं ढूंढ ही रहा था कि कोई मौका मिले जहाँ पे मैं गा सकूं, मुझे कोई तो जो आपका जाने जिस घराने से आपका ताल्लुक़ है, जो बैकग्राउंड है, तो उसके बाद आपको रियलिटी शो में आने की क्या ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान आइडल? आप तो वैसे भी एक वो कहते हैं ना एक्सपोजर, आप कवर सॉन्ग शुरू कर देते, आप किसी के साथ OST शुरू कर देते, तो आपने वही मेरा सवाल कि पाकिस्तान आइडल में जाना, फिर ऑडिशंस देना, फिर एक प्रोसेस का हिस्सा बनना, या आपकी नेचर में आ गया कि यार कंपटीशन जीतना है, मैंने ऑडिशन देना है, मैं इस तरह ही चलता हूँ? नहीं, मुबशिर भाई, एक तो चीज़ ये है कि ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कट कहना चाहूँगा। अपने सिंगल्स बनाकर आगे आना, कवर्स गाकर सोशल मीडिया की भीड़ को चीर के आना, सामने आना, इट्स अ वेरी टफ वन एंड वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। सेकेंडली ये था, मुझे मज़ा आता है इस तरह से गाना, लेकिन देखें आपके पास मैं बैठा हूँ, हम दोनों भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पे गाना या मोबाइल पे 18 टेक में गा लेना, 20 टेक में 22वीं टेक अच्छी आ जानी, वो गाना एक और चीज़ है। लेकिन जजेस पैनल का बैठे होना, वो लाइट्स, वो कैमरा, और वो कहना जी एक्शन अब गाएं, और वो प्रेशर, वो दोस्तों प्रेशर में के बैठना साथ, और कहीं और परफॉर्म करना, और सामने इतने लेजेंड्स का गाना, और फिर आपकी परफॉर्मेंस पे मार्किंग हो रही है। जहाँ पे गलती है वहाँ पे मार्क्स कटेंगे, जहाँ पे अच्छा गाया है वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा। तो इस चीज़ का एक अलग से मज़ा है। तो वो मुझे वो कहते हैं ना कि जो मैंने एक बेवकूफ़ी की उम्र में मैंने जो सब देखा ना, वो उसको मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था अपनी होशो हवास में। सो दैट्स व्हाई आई चोज पाकिस्तान आइडल टू। आशा जी से मुलाकात होना इतनी छोटी एज में, इतनी लेजेंडरी, हमारी साउथ एशिया का एक बहुत बड़ी ट्रूली लेजेंडरी म्यूजिशियन सिंगर है, तो उनकी कोई कॉम्प्लीमेंट या उधर के किसी और मैं आशा जी की ही आपको बात बताता हूँ। आशा जी जब हमारे एपिसोड में आए, तो उस एपिसोड में 2 गाने थे। एक था हमारा डुएट सॉन्ग था, और एक सोलो गाना था। एक मेरा एक फीमेल कंटेस्टेंट थी वहाँ की, इंडिया की, उनके साथ था। वो एक सुरेश वाडीकर साहब का गाना था, सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। वो मैंने गाया, उसमें मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और उसके बाद मैंने आशा जी के लिए, क्योंकि आशा जी देखें, पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात करें तो टॉप नॉच अगर आवाज़ों की बात करें तो आशा जी, लता जी, मैडम नूर जहाँ, ये फीमेल वॉइसेस आती हैं जो बड़ी वॉइसेस है। इनके लिए ना पाकिस्तान है ना इंडिया है, ये एशिया की, हाँ, ये एशिया की सबसे बेहतरीन आवाज़ें हैं। इससे बेहतरीन आवाज़ें हैं ही नहीं। तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका। तो मैंने उनके लिए एक मराठी सॉन्ग तैयार किया, क्योंकि वो महाराष्ट्र से हैं। तो वो मैंने उनको सुनाया, वो बहुत खुश हुई। उस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के बाद मैं उनकी वैनिटी में गया, हम मिले, हमने उनसे बातें की, उन्होंने हमसे सवाल किए, हमारे बारे में जाना। तो बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि मैं लता जी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनसे मिला नहीं लेकिन मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं कुछ लता दीदी का कुछ सुनाओ। तो मैंने उनको सुनाया चिट्ठी है दर्द फिराक वाली है, लहजा लहजा सुनेरा सुने यार। अभी वो गाना हाफ में ही था कि उन्होंने कॉल मिला दी, कॉल में लाई और लता जी को कॉल पे सुनवाया। मुझे उन्होंने बहुत प्रेज़ किया, बहुत दुआएं दी। अगला जो एपिसोड था उसमें मैंने एक और गाना गाया। अब हमारी बैक स्टेज मुलाकात भी हो चुकी थी, बैक स्टेज भी सुन चुकी थी, और जो मेरे गाने थे कंपटीशन में वो भी मैंने गाए।
तो उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया बहुत प्रेज करने के बाद। उस वीक मुझे जोड़ी ऑफ द वीक भी उन्होंने दिया। आप बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक भी मुझे अवार्ड वहाँ से मिला। वाह। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, अभी भी वो है यूट्यूब पे, कि मुझे नहीं पता कि रोहान पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये असल सिंगर है और ये बड़ा होके बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। वाह वाह वाह, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, आप नो सोच नहीं डाउट, सकते। नो डाउट, ये मेरी ज़िंदगी की जो और इसमें बेहतरीन कमाइयाँ हैं उनमें हाँ, से एक रोहान, है। इसमें मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़, कुछ ऐसे लेजेंड्स होते हैं जो आपको कह जाते हैं और फिर शायद उनको दोबारा याद भी ना हो। ऑब्वियसली इतना इतना ऑडियंस, इतने लोगों से प्यार मिलता है इतना, लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपके दिल में ज़िंदा रह जाते हैं और आप फिर वो आपकी बुनियाद बनते हैं आपकी सक्सेस की, कि यार नहीं, उन्होंने मुझे ये कहा था ऐसा ही है। और ये बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट है। और फिर आपको फिर उस वक्त ऑफर कोई नहीं आई कि यार महेश भट्ट उन दिनों बड़ा ट्रेंडिंग पे थे कि यार अच्छा, गाओ मज़े हमारी की फिल्म बात के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इतना प्यारा होमवर्क किया हुआ है आपने कि आप एग्जैक्ट वहीं आए हैं कि अब मैं जो अगले कॉम्प्लीमेंट की जिक्र करने वाला था वो मुझे दिया था महेश भट्ट साहब ने, वाह, और मैं उसी पे आने वाला था और आपने उसी को पिन पॉइंट हमें पता है इतना तो पता चल गया। दैट्स गुड, दैट्स गुड, आपके होमवर्क की दाद है। अच्छा, तो मुबशिर भाई जब आए थे ना, ये क्रुक फिल्म रिलीज होने वाली थी, इमरान हाशमी की, नेहा शर्मा और महेश भट्ट ये आए थे हमारे शो में, तब हम टॉप 3 में आ चुके थे। टॉप 3 की सेलिब्रेशन पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो उस एपिसोड में मेरे 2 गाने थे उस वीक में। एक था मेरा सोनिए तू ही मेरी मंजिल, वो एक इंडियन सॉन्ग है। हाँ, वही वाला तेरे वो बिना मेरी सामने। बिल्कुल वो वाला गाना गाया मैंने। और दूसरा मेरा गाना था हाले दिल। अब वो एक टोटली वेस्टर्न सॉन्ग है ये। पहले आप हाले दिल सुनाएंगे और उसके बाद ही कहानी बताएंगे महेश ओके भट्ट वाली। ओके ओके। जान रे जान वे हाले दिल जान वे बोल दे हाले दिल आजा तेरे होठों से बात बात निकलूं मैं, हाय आजा तेरे सीने से बात बात निकलूं मैं। तू मेरी आग से रोशनी चाट ले, ये ज़मीं आसमां जो भी है बांट ले, जान वे जान ले हाले दिल, जान वे बोल दे हाले दिल, हाले दिल, हाले दिल। क्या कहने यार, क्या कहने, बहुत प्यारा यार। और इसमें एक कॉमन चीज़ पता है क्या है और भी, कि हाले दिल राहत भाई ने भी गाया था, सोनू निगम ने भी गाया था, हाँ और ये दोनों ही आपके फिर जजेस थे। बेशक। तो फिर महेश भट्ट वाली स्टोरी। हाँ, तो उन्होंने एक ही एपिसोड में देखा कि अब सोनिए और ये गाना एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, और ये भी मतलब वो एक अलग जॉनरा है, ये एक अलग जॉनरा है। तो उन्होंने ये देखा और उसके साथ सोनिए में ना ऐसे कैमरा मेरे पास आया और मैंने उसको कैमरा फेसिंग लेते हुए ना, लाइक मैंने वो 360 एक राउंड दिया और उसको देखते हुए यूं किया ना, तो उसके साथ मैं घूमा भी। तो जब जैसे ही गाना ख़त्म हुआ तो
इस गाने के बाद सोनिए के बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार ये कंप्लीट एंटरटेनर है, इसको पता है कि कैमरा मेरे नज़दीक आ रहा है और मैंने यहाँ पे अपना अपनी अदा है उसको ड्रॉप नहीं करना। इसने अपनी प्रेजेंस को ऐसे रखा जैसे लाइक ए स्टार, वाह। ये एक कंप्लीट स्टार है। तो जैसे ही मैंने जब गाया हाले दिल गाया तो उन्होंने कहा कि अभी आपके जजेस आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि हमारी लाइव मार्किंग चल रही होती थी ना, हम गा रहे हैं और पीछे हमारी वो नंबर्स चल रहे हैं। एक सोनू जी का पैनल है, एक राहा साहब का पैनल है। गलती हो रही है तो 5 से 4 हो गए हैं, अच्छा गाया तो 5 से 6 हो गए हैं। वो तो वो लाइव मार्किंग चल रही है। और आपको नजर आ रहा है? नहीं, हमें नहीं नजर आ रहा। अच्छा सही। क्योंकि वो हमारी बैक पे है, वो एलईडी पे चल रहा है सारा, तो हम तो ऐसे गा रहे हैं ना, जजेस दे रहे हैं इस तरफ बैठ के, तो यहाँ ऑडियंस देख रही है। ऑडियंस देख रही है सारी लाइव मार्किंग। तो उन्होंने कहा कि अभी आप गाना कंक्लूड कर ही रहे थे तो सोनू जी ने और राहत साहब ने आपस में एक बात कही कि 10 से ऊपर नंबर अब है नहीं जो हम इसको दें। वाह, तो ये बड़ी कमाल। इज़्ज़त की बातें हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनी के लिए खुशाइन बात होगी अगर आप हमारे लिए गाएं। वो बात की बातें हैं कि वो गवा नहीं सके या मैं गा नहीं सका, लेकिन उन्होंने लेकिन उसके बाद जब आप यहाँ आए, अब हम आगे पोस्ट 2010 चलते हैं। ओके। तो आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया ब्रांड्स ने कि यार आपने वहाँ से जीत के आए, या उस वक्त इतना मैं बताता हूँ, एक मोबाइल कंपनी है, नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उनके जो हेड थे उन्होंने कहा कि एक मीटिंग रखें मेरी रोहान अब्बास के साथ। हम गए उनके ऑफिस, आई वाज वेरी हैप्पी कि आज हम साइन होने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे 10-15 मिनट यूं देखा ना, यूं सर से पाँव तक। उन्होंने कहा यार ना तो मैं तुम्हारे सारे बाल पीछे करवा के, तुम्हें ग्लासेस लगवा के, ना तो तुमसे बिजनेस की कॉल करवा सकता हूँ, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई फीमेल डाल के तुम्हें कोई लव कॉल का पैकेज या कुछ ऐसा तुम्हारा सीन चला सकते हैं। तुम्हारी एज ऐसी है कि तुम्हें हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो एक तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक आया कि मुझे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दे दी 12 साल की उम्र में। उस वक्त कोई कंपनी कैसे ही मुझे साइन करती, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1-2 कंपनीज ने साइन किया, लाइक जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं या जो ये जो म्यूजिक रिलीजिंग कंपनीज हैं, उन्होंने मुझे साइन किया, उनके साथ मैंने तो काम भी आपके किया। साथ के जो कंटेस्टेंट्स थे छोटे उस्ताद के, वो कहाँ हैं? कोई अभी कोई मंजर आम पे आया, कोई बात में किसी से रब्ता हुआ, किसी को कभी सर्च किया, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई लक बड़ी ख़राब है इस मामले में, दोस्तियों के मामले में मेरे दोस्त बहुत कम बनते हैं, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, लेकिन एक होता है ना कि यार वो मेरे साथ में जो आप फाइनल ग्रैंड फिनाले में कौन थे? फ़ारूक अली मून के साथ है मेरी थोड़ी बहुत बातचीत, एंड ही इज़ डूइंग म्यूज़िक एज वेल। वो एक म्यूज़िक प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और गा भी रहे हैं। बाकियों का मुझे कुछ ख़ास पता नहीं है। सही। आगे आ जाए जी। तकरीबन 15 साल बाद फिर पाकिस्तान आइडल आते हैं। पाकिस्तान आइडल में फिर राहत भाई से मुलाकात होती है, लेजेंड्स से मुलाकात होती है। आपकी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी, सावल मोर मुहारा, खैर मंगदी, बिलाल सईद वाला, और फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब वाला आपने गाना गाया। तो वो सबसे ज़्यादा दाद किस पे मिली? और वो कहते हैं ना कि आपकी क्योंकि आनियाँ जानियाँ भी लगी रही पाकिस्तान आइडल में, तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा जब वापसी हो रही थी, या आ रहे थे या जा रहे थे? बड़ा ही शॉकिंग एट द सेम टाइम, सरप्राइजिंग, और थोड़ा तकलीफ़ में भी था। लाइक होती है, बुरा लगता है आपको, लेकिन एक म्यूज़िशियन के लिए कभी भी किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना उसके म्यूज़िक के ख़त्म होने की वजह कभी नहीं बनता। और कभी कभी ख़त्म होने ज़्यादा आपकी आवाज़ में दर्द ले आता है। नहीं, ऐसे दर्दों से वैसे मैं बचता हूँ, अल्लाह बचाए। लेकिन परफॉर्मेंसेस मेरी सारी ही अच्छी गई अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन जो मेरी मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंस रही है, जो कि जिस तरह के हाले दिल सजदा मेरे नाम के साथ जुड़ गया, सावल मोड़ मुहारा इज़ द परफॉर्मेंस जो कि मेरे दिल के भी बहुत करीब है, और उस पर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। वो तो बहुत बड़ी viral बात, हाँ जी, बहुत ज़्यादा वायरल गई थी। बड़ी बात सबसे ज़्यादा ये है कि वो ओरिजिनली जो कंपोज है और संग बाय उस्ताद सलामत अली खान साहब, मतलब उनका नाम भी हम
बिना कान को हाथ लगाए नहीं ले सकते। वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। और मैं समझता हूँ उनका हमारे पाकिस्तान में पैदा होना सिर्फ उनकी फैमिली या उनके ख़ानदान के लिए नहीं है, या ये उनका आना हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र है कि वो इस मुल्क में पैदा हुए और वो बड़े सगीर के हिस्से में आए। सलामत अली ख़ान साहब बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। और बहुत बड़े गायक थे। उनका मैं गाना गाने से पहले थोड़ा कंफ्यूज भी था कि इतना और बड़ा सॉन्ग नाम सिलेक्शन कैसे हुई कि यही गाना है, या वो एक पैनल है, नहीं, वो एक पैनल डिसाइड करता है। आपके अपना इनपुट होता है? राय ली जाती है थोड़ी बहुत। अगर आप एक गाना आपको दिया गया है, जैसे आपके हाल ही में एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें हमारे प्यारे बड़े प्यारे भाई शुजा भाई आए थे आपके पास, शुजा हैदर, तो वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन आवर इंडस्ट्री। और क्या वो म्यूजिशियन कहता हूँ मैं उनको, वो म्यूजिशियन नहीं कहता मैं उनको, मैंने आपको पता म्यूजिशियन कहता हूँ। उनसे ये सवाल किया कि आपने ज्यादती की है म्यूजिक ना करके, सिंगिंग ना करके, कि यानी वो जितने प्यारे कंपोजर म्यूजिशियन है उतने ही कमाल के वो सिंगर है, वोकलिस्ट। उन्होंने वो गाने गाए हुए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तेरी मेरी नवाजिशें करम मेहरबानियाँ उन्होंने, और फिर उन्होंने फिर बताया वो जो बड़ा खबर भी बनी 2007 में, श्रेया घोषाल से उन्होंने यही गाना गवाया था। तो वो देख रहे थे आप लोगों को पाकिस्तान आइडल। जी, वो जब गवाते हैं ना, लाइक एक गाना है ये, अब आप कंटेस्टेंट हैं और मैं शुजा भाई हूँ, तो आपने एक गाना दिया कि ये बेटा ये गाना है आपका, ये याद करके थोड़ा सा सुन के 5-7 बार सुन के मुझे आके 2 लाइन सुनाओ कॉर्ड पे या थोड़ा बहुत। तो वो जब सुनते हैं कि इसकी वॉइस टेक्सचर पे सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो नहीं चेंज करते। तो अगर उनको लगे कि इसमें कोई एरर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, देन वो फ़ौरन कहेंगे कि यार नहीं, ये गाना आप नहीं गाएंगे, ये गाना चेंज होगा आपका। इस तरह से सॉन्ग सिलेक्शन होती है। सॉन्ग सिलेक्शन की मैं बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि एज अ म्यूजिशियन आपको मसलन हाले दिल गाना है, लेकिन कॉपीराइट का वहाँ शायद उस तरह इशू ना हो। यहाँ पे बहुत से एक पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी कह लें या एक सबकी अपनी अपनी राय कह लें कि ये गाना नहीं गाना, ये इनके अंडर है, ये कॉपीराइट। तो जब आप म्यूजिशियन हैं या एक गाना आ चुका है, वो कॉपीराइट्स के मामलात एक तरफ बिल्कुल जायज़, लेकिन द फ्रीडम टू सिंग एनी सॉन्ग वो भी एक बड़ा मैटर करता है कि अगर मैं ये गाना अच्छा गा सकता हूँ लेकिन मैं इसलिए नहीं गा सकता क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं है, तो ये एक यंगस्टर के लिए या एक म्यूजिशियन के लिए थोड़ी सी ट्रिकी और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात ज़रूर है। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी पुप्पो के वलीमे पे नहीं आए हुए कि आप अपना फेवरेट गाना गाएंगे, जो आपका तैयार है आप वही गाएंगे। यही तो चेक कर रहे हैं वो सारे, आपने बड़े यही तो बेहतरीन जवाब दिया। मतलब यही तो निकालना है उन्होंने। मतलब आप अगर कहें कि वो जो मेरा घर वाला मोटरसाइकिल है ना, वो मैं बड़ा अच्छे से चलाता हूँ, ये जो आप दे रहे हैं ये नहीं मैं ट्राई करूँगा, तो फिर भाई आप राइडर किस बात के हो, आप ड्राइवर किस बात के हो? अगर आप कह रहे हैं कि जी वो जो मेहरान है ना मेरे वाली, मैं वही चला सकता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि आप सिविक चलाएं, ग्रैंडे चलाएं, ये नहीं चलेगी मुझसे क्योंकि मैं मेहरान ही चलाता हूँ, तो उसको ड्राइवर नहीं कहते। ये लड़का पाकिस्तान आइडल जीतने के भरपूर मार्क्स इसको मिलने चाहिए क्योंकि इसके पास जवाब देने भी इसको सही वाले आते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इम्तिहान में तो फिर कोई भी सवाल आ सकता है, कोई भी सवाल अनसीन भी आ जाता है पेपर और वो हल करना पड़ता है। बेहतरीन। तो अभी तक कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं या कौन से ऐसे गाने हैं पाकिस्तानी सॉन्ग्स या कोई भी सॉन्ग्स जो आप गाना चाहेंगे या गाना चाहते हैं कि ये वाली अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं ये वाला पाकिस्तानी सॉन्ग गाता? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सज्जाद भाई के रावी को बहुत प्यारा गा सकते हैं। बिल्कुल, वो रावी मतलब सजाद अली साहब और सोनू जी, ये तो मतलब ऑल टाइम क्लोज टू माय हार्ट सिंगर्स हैं। और हो जाए फिर रावी, रावी जो मेरे जहन में आया। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेली यार कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते
अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलियार कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ लां जेथों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां मैं पानी विचों साह निचोड़ लां जेथों कदी रावी लंघ जावे हो। बहुत आला यार, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मुझे अभी याद आया, छोटे उस्ताद में आपने मितवा भी गाया था। हाँ, वो तो ऑडिशन हम शफकत भाई की वजह से भी उसको और छोटे उस्ताद में आपकी परफॉर्मेंस को भी याद करते हैं। तो मितवा भी हो जाए तो मैं चाहूँगा कि जो आज हमारे ऑडियंस इस वक्त देख रहे हैं वो रिकॉल भी करते रहें, आपकी आने वाली परफॉर्मेंसेस के बारे में भी सोचते रहें, और जो आपने कमाल के गाने गाए हैं तो वो एक दफ़ा फिर हो जाए। जरूर। मितवा। Love will find the way जानी जानिए रे Love will find the way जानी जानिए रे मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा मितवा तू खुद से तो ना तो छुपा ओ मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। कमाल कमाल। अच्छा, आप जब अभी गा रहे थे तो मेरे जहन में आया कि इस दौरान भी पाकिस्तान आइडल की परफॉर्मेंसेस जब चल रही थी तो उस दौरान भी हमारे यहाँ कोलैब हुए, कोई किसी ब्रांड ने अप्रोच किया कि यार आपकी आवाज़, या शायद हमारी उस तरह हम किसी कंपटीशन का रियलिटी शो ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं कि ये जीतेगा तो इसको ऑफ़र करेंगे? ये थोड़ी तल्ख लेकिन सच्ची बात है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है और अब तो प्रेजेंट करने के मौके भी हर जगह हैं। मतलब आपके पास फ़ोन है तो आपके पास मौका है। तो अब पाकिस्तान आइडल जैसे प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं और भी कुछ प्लेटफॉर्म सुनने में आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इन फ्यूचर आएंगे, जियो टीवी के थ्रू आएंगे। पाकिस्तान गॉट टैलेंट, या पाकिस्तान गॉट टैलेंट जियो टीवी ला रहा है। तो मतलब पाकिस्तान में ना थोड़ी सी ये चीज़ गलत है, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा सी, कि आप लोग अपने टैलेंट को इज़्ज़त नहीं देते, अपने मुल्क के टैलेंट को इज़्ज़त नहीं देते। आप स्टैंप का वेट करते हैं कि जो इंडिया से स्टैंप लगवा के आए उसको इज़्ज़त देंगे, उसको काम देंगे। अब बहुत बड़े बड़े हमारे जो पाकिस्तान और आपके केस में वो स्टैंप बहुत जल्दी लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो अलग बात है कि ये स्टैंप मुझ पर है, लेकिन मैं बाकी कंटेस्टेंट्स के हवाले से उनके बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे पास आतिफ भाई हैं, आतिफ असम, बिग नेम, उनको पाकिस्तान ने क्यों नहीं पहचाना? उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ऑब्वियसली देखें, जब आदत आया था, जब जल वाला दौर था, वो कमाल का दौर था, और लेकिन वो मार्केट, वही बात आपकी कि मार्केट उधर ऑडियंस इतनी है, हमारे यहाँ ऑडियंस इतनी है, उनका एक्सपोजर इतना है, हमारा एक्सपोजर, उनकी मार्केट इतनी है, हमारी इतनी। अगर इतनी बड़ी मार्केट है भाईजान, मुबशिर भाई अब लॉजिकल बात करेंगे, अब इतनी बड़ी मार्केट में स्टार बनना ज़्यादा मुश्किल है।
Yes. इतनी सी मार्केट में चलना ज़्यादा आसान है। जहाँ पे लोग कम होते हैं वहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। ऐसे ही। मतलब आतिफ असलम एक ऐसे सिंगर हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनको सब। बड़ा एडमायर करता हूँ। वो ऐसे बंदे हैं कि दरवाज़ा इस तरफ था, उन्होंने इस तरफ बनाया, इस तरफ बनाया, और उस दरवाजे में से कौन कौन निकला? अरिजीत सिंह, अमान मलिक, अरमान मलिक, उसके बाद जोबिन नौटियाल, उसके बाद एक लंबी लिस्ट है। एक लंबी लिस्ट आ रही है। वो उस जॉनरा उस पकड़ के genre को लोग गा follow रहे करते हैं हैं, yes. कि यार ये कुछ है, इसमें कुछ हुआ था ऐसा कि अब हमारा भी होगा, और सबका रिस्क लगा दिया अल्लाह ताला ने। ऐसे ही। वहाँ पर स्टार बनना, लेट बनना चाहिए। वहाँ पर जितना वहाँ पर रश भी है और मार्केट भी है, लोग भी हैं, वहाँ पर तो टाइम लगना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि मार्केट उनकी है, टैलेंट हमारा है। उनको हमारे टैलेंट की ज़रूरत है। आपको पाकिस्तानी म्यूज़िक को ऐसा जितना ही है। फॉलो किया जाता है, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को जितना फॉलो किया जाता है इंडिया में, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है बिल्कुल फ़ख्र की कि बात है। पाकिस्तान का टैलेंट वहाँ जाके एकदम अलग से सामने आता है। ऐसा तो ही है। हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज़ है। मेरे ख्याल में उनकी मार्केट में जाके जल्दी नाम रजिस्टर हो जाता है क्योंकि टैलेंट है यहाँ पे। शायद वो एक्सपोजर या मार्केट की कमी है। आखिर में मैं चाहूँगा रोहान कि आपके फ्यूचर गोल्स और जो आप सोचते हो, या एज अ यंग म्यूजिशियन आपकी कुछ गोल्स हैं कि यार ये करना चाहता हूँ मैं, ये यहाँ इनके साथ कोलैब करना चाहता हूँ, या इस मार्केट को मैं टच करना चाहता हूँ, ताकि आपके हमारे तवज्जो से, हमारे प्लेटफॉर्म की तवज्जो से जिस टैलेंट को जहाँ मौका मिल सके तो हमें बड़ी खुशी होगी। फर्स्टली तो ये है, फ्यूचर में मेरे कुछ गाने आ रहे हैं। एल्बम पे भी आप काम हाँ कर जी, रहे हैं। एल्बम पे काम कर रहा हूँ। कुछ कोलैब्स आएंगे, कुछ मेरे सिंगल्स हैं, और उसके साथ साथ मैं एक अपना ख्वाब पूरा करने वाला हूँ, जो कि अल्लाह ताला मेरी उसमें मदद फरमाए। आप भी दुआ कीजिएगा, बड़े भाई हैं आप। मैं एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन शुरू करने वाला हूँ लाहौर में ही, और उसका मैं बहुत मिनिमलिस्टिक रेट रखने वाला हूँ, लाइक ना होने के बराबर, जो कि एक आम और एक जो कफ़ायत शार, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो लड़का है या लड़की है वो भी अफोर्ड कर सके। शायद हम उनमें से ये भी देखें कि जो टैलेंटेड ज़्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम उसका फ्री में भी करेंगे। मैं उनका गाना रिकॉर्ड करूँ, उनको लॉन्च करूँ, और जैसे कि रियलिटी शोज़ होते हैं, अब तो खैर नहीं हो रहे, इंडिया और पाकिस्तान के कोलैब में नहीं हो रहे रियलिटी शोज़, लेकिन जो करने वाले हैं संतोष कुमार, हेमंत भाई और गजेंद्र सिंह, ये आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं एंड मेरे बड़े ही प्यार वाले लोग हैं। हम अगर आने वाले वक्तों में हालात बेहतर होते हैं तो हम उनको वहाँ पे भी भेजेंगे कि आप जाओ, यहाँ से सीखो, फ्री में सीखो, टाइम दो, इन्वेस्ट करो, टाइम, दिल इन्वेस्ट करो, फीलिंग्स इन्वेस्ट करो अपने म्यूज़िक पे, और हम उसको इंडिया भी भेज सकते हैं अगर वहाँ पर अपॉर्चुनिटी निकलती है। नहीं निकलती तो जैसे अब पाकिस्तान आइडल में ऐड हुआ हूँ तो जाहिर है बदर इकराम भाई, नदीम जे भाई, अब ये मेरे बड़े प्यार वाले बड़े भाई हैं, बड़ा मुझे प्यार करते हैं, तो इनके साथ ये, इनके बगैर तो कोई भी पाकिस्तान का अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होता, तो ये भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो हम उनको पाकिस्तान आइडल के अगले सीजन में भेज सकते हैं। तो मैं एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहता हूँ आने वाले तमाम तर न्यू कमर्स के लिए। और बाकी मेरे गाने तो हैं ही, वो आप सुन पाएंगे रोहान अब्बास ऑफिशियल पे, जितने भी सोशल मीडिया लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। कोई आने वाला एक गाना सुनाए और हम इसकी क्लोजिंग ऐसे करते हैं पॉडकास्ट की कि हमारी दुआ है, मेरी दुआ है आपके लिए कि 2010 का छोटा उस्ताद जो है वो बहुत जल्द बड़ा उस्ताद बने और वो कमाल करता रहे, और ऐसे ही खूबसूरत म्यूज़िक सीखते रहें, गाते रहें, और जो आपका विज़न है अपने काम से रिलेटेड कि आप आगे लोगों की भी हेल्प करना चाहते हैं, तो मेरी बहुत दुआएं। और जियो पॉडकास्ट की एपिसोड आपने रोहान अब्बास के साथ देखी, खूबसूरत आवाज़, और ऐसे ही इनको प्यार देते रहें और ऐसे ही इनको सपोर्ट करते रहें, हमारी बड़ी दुआएं। अगली एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन, किसी गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।